ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, लॉन्ग सम्स हमारे चल रहे हैं एंड लॉन्ग सम्स में क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि who are sharing profits in the ratio of 2:3 as at 31st March 2016 is given below। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/2016। 1/4/2016 से गायत्री एक न्यू पार्टनर हो जाएगी एंड उनका न्यू रेशियो फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं एक इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। नीचे में साइड में या नीचे में वर्किंग नोट्स की कैलकुलेशन में मेरे को ये इक्वेशन काम आएगी। ठीक है, या चलो मैं साइड में यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, आप नीचे करना, अब दूसरे पेजेस पे करना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्किंग नोट्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3। 2:3 मतलब 2/5 एंड 3/5। उसके बाद क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये रहा न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3:5। वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2:3:5 मतलब 2/10, 3/10 एंड 5/10। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे रेशियोज लिख दिए। फिलहाल इसकी कैलकुलेशन वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल उसकी कैलकुलेशन वगैरह मेरे को नहीं करनी। अब स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप से। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो लिखते हैं। तो ये मधु एंड विधि में एक ही टिक लगा रहा हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में 2 टिक्स लगा देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैं मधु, विधि और गायत्री कर देता हूँ। मैं फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा नाम लिखना है। मधु, विधि एंड गायत्री। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मधु, विधि एंड गायत्री। ओके, इसको थोड़ा कॉलम को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड मधु एंड विधि का जो कैपिटल है वो मैं देख के लिख देता हूँ। मधु का कैपिटल है 5,20,000, विधि का है 3,00,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,20,000 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा विधि में 3,00,000। गायत्री का आएगा बाद में। उसके बाद हमारा होता है स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में हम जितनी भी गुडविल वगैरह की ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं वो सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमको सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें अभी सेक्रीफाइस फाइंड करना है डायरेक्टली। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्रीफाइस ऑफ मधु। तो मधु का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5। मधु का जो न्यू रेशियो है वो है 2/10। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इसकी कैलकुलेशन में इसका आंसर आएगा, अपॉन में तो 10 आएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 - 2। ओके, 4 - 2 मतलब 2/10। तो ये है सेक्रीफाइस ऑफ मधु, मधु का सेक्रीफाइस। आगे बढ़ते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ विधि। ठीक है, तो विधि जो है एंड विधि का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/5, विधि का न्यू रेशियो है 3/10। सेम यहाँ पे भी 5 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, अपॉन में डिनोमिनेटर में 10, न्यूमरेटर में 3 × 2 = 6 -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10। ये दोनों का सेक्रीफाइस आया। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालना बहुत इजी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको सिर्फ इन दोनों का m और v का जो सेक्रीफाइस है उसका सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए।
ठीक है, तो m का सेक्रीफाइस है 2/10, उसका न्यूमरेटर है 2। ओके, रेशियो v का न्यूमरेटर सेक्रीफाइस का 3। ठीक है, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो है 2:3, मतलब 2/5 एंड 3/5। ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो है। मैं वापस से वही बोलूँगा जो मैं कल भी बोल रहा था, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में इक्वल आ रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े इजी सम्स देते हैं हमेशा, तो उसमें ये लोग फिर ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल दे देते हैं। पर जब हम टिपिकल सम्स करेंगे या दूसरे कोई भी सम्स करेंगे जिसमें कैलकुलेशन के लिए ABCDEF में से कोई भी केस देंगे, तो उसमें हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इक्वल नहीं आता है। तो खुद का कोई भी रूल नहीं बनाना, खुद का ऐसा कोई रूल नहीं बना लेना कि हमेशा ये दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अब ये सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मधु एंड विधि में से जो न्यू पार्टनर है, सॉरी गायत्री, वो कितना कैपिटल का लेके आएगी एंड कितना गुडविल का प्रीमियम में लेके आएगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, गायत्री बॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि गायत्री अपना 4 लाख रुपए कैपिटल का पैसा लेके आने वाली है एंड प्रीमियम का पैसा भी लेके आने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी लाइन है, कैश में आएगा ये पैसा के कैश में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पैसा कैश में आएगा। ओके, तो वो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेथड आपको यूज़ करनी है। हाँ, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ पे चलो मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रीमियम फॉर गुडविल। उसकी बहुत बेसिक सी फॉर्मूला है न्यू गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन। यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ऑब्वियसली गायत्री पे करने वाली है। ठीक है, गायत्री प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू गुडविल की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, ये रही क्वेश्चन में दी हुई है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख। जो भी वैल्यू गुडविल की एडजस्टमेंट में देते हैं वो हमेशा न्यू वैल्यू ही होती है। तो गायत्री के प्रीमियम की वैल्यू होगी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय जो गायत्री का गेन हुआ। ऑब्वियसली गायत्री का जो रेशियो है वही उसका गेन है, क्योंकि देखो गायत्री का पहले था रेशियो 0, अभी उसका रेशियो हो गया 5/10, तो उसका जितना भी रेशियो है वो उसका गेन ही है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/10, इसका आंसर होता है 1,50,000 रुपीज़। ये 1,50,000 रुपीज़ गायत्री जो है वो देगी मधु एंड विधि को। ओके, पर सबसे पहले ये 1,50,000 रुपीज़ हमारा आएगा। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करूँगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा हुआ है, ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक। अच्छा ध्यान दो, ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा, जो पॉइंट अभी मैंने कल भी बताई थी मैं अभी भी बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे अकाउंट्स बने हुए हैं, आपको ऐसे नहीं बनाने हैं। आपको सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, आधे आधे पेज का होना चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। उसके बाद राइट साइड पे दूसरे पेज पे आपको 5 या 6 लाइन्स का बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी क्वेश्चन में दिया वो बनाना है। एंड फिर बैंक अकाउंट के नीचे आपको बनानी होती है बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। एंड फिर लास्ट में वर्किंग नोट्स में आपको ये गुडविल अकाउंट भी बनाना होता है। कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे, पर मैं हमेशा बनाता हूँ, मेरी आदत है, आगे काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट का यहाँ पे मैं बैलेंस लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको समझ में आए। इसका जो बैलेंस था बैंक बैलेंस वो क्वेश्चन में से देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन में आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है, इसको मैं टिक कर देता हूँ 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बैंक अकाउंट में गए, ये मैं गया बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे एंड 50,000 रुपीज़ जो इसका बैलेंस था वो मैंने लिख दिया।
अच्छा, अब 1,50,000 रुपीज़ और आने वाला है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का जो 1,50,000 है वो बैंक अकाउंट में हुआ डेबिट, तो गुडविल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,50,000 रुपीज़। गुडविल के जो स्टेप्स हैं, जो मैंने आपको थ्योरी वाले पेजेस रूल्स में जब समझा रहा था तब मैंने समझाए थे, उसमें सबसे पहले ये स्टेप होता है कि आपको ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करना होता है। जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ हो उसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं। अब यहाँ पे एसेट साइड पे कोई भी ओल्ड गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल वाला स्टेप जो है वो किया। ठीक है, तो स्टेप 2 हो गया हमारा। उसके बाद स्टेप थ्री में 1,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये जितना अच्छी तरह से याद करो उतना अच्छा। दिस ₹1,50,000 will be distributed among sacrificing partners in their sacrificing ratio। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मधु को कितना मिलेगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एम्स शेयर। ठीक है, तो मधु को कितना मिलेगा, टोटल 1,50,000 है, 1,50,000 एंड इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ये रहा 2:3 ही है इस सम में, हर सम में नहीं। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 इतना पैसा मिलेगा मधु को, मतलब 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 ये होता है 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे मधु को। आगे बढ़ते हैं, वीज शेयर, विधि का शेयर। ओके, तो 1,50,000 में से विधि को कितना मिलने वाला है, 3/5। ओके, 3/5 मतलब 90,000 रुपीज़। ऑब्वियसली बाकी का जो बच गया 60,000 रुपीज़ एम को मिलेंगे, तो बाकी जो बच गए 90,000 वो विधि को मिलेंगे। मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 90,000 परफेक्ट। अब 60,000 मधु को एंड 90,000 विधि को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं जाऊँगा, क्रेडिट साइड पे जाऊँगा, मैं मधु को दूंगा 60,000, विधि को मिलेंगे 90,000 एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो गुडविल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट साइड पे 60 एंड 90, डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमेशा टैली होना चाहिए, गुडविल अकाउंट हमेशा टैली होना चाहिए, इसमें कभी भी कोई भी बैलेंस नहीं निकलना चाहिए। अगर आपका कुछ आ रहा है इसका बैलेंस, तो आपने पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ की। ठीक है, कोई ना कोई आपकी गड़बड़ है, उसकी वजह से इसका बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं तो ये हमेशा टैली होता है। सिंगल लाइन डबल लाइन कहाँ पे गई, वॉली बॉर्डर। ओके, ये यहाँ पे भी वही कर देता हूँ। तो टोटल 1,50,000 डेबिट साइड का भी है, टोटल 1,50,000 क्रेडिट साइड का भी है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। ये अकाउंट कभी भी नहीं बोलते हैं क्वेश्चन में बनाने के लिए, मैं क्यों बनाता हूँ उसका एक रीज़न है, क्योंकि गुडविल में ओल्ड गुडविल जब दिया हुआ हो उसके भी इफेक्ट्स करने पड़ते हैं। एंड ये एक गुड हैबिट है, गुडविल अकाउंट बनाना इज़ अ गुड हैबिट। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ेगी, जब आप गुडविल अकाउंट बनाओगे तब आपको आदत पड़ेगी, हैबिट पड़ेगी कि हर एक अमाउंट का आपको 2 इफेक्ट्स करने हैं, हर एक एडजस्टमेंट के आपको 2 इफेक्ट्स करने हैं। ये आदत आपको पड़ेगी अगर आप गुडविल अकाउंट बनाओगे। जैसे पहले पैसा आया तो 1,50,000 बैंक में मैंने किया डेबिट, यहाँ पे मैंने किया क्रेडिट। फिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, तो गुडविल अकाउंट में मैंने किया डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में मैंने किया क्रेडिट। तो ये गुड हैबिट, इससे एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ डेवलप होती है, फ़ायदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद नॉर्मली पार्टनर्स ये पैसा विड्रॉ करते हैं, पर इस क्वेश्चन में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है। फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल की है, सेकंड एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग की है, थर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की है एंड फोर्थ वर्कमैन कंपेंसेशन की एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि मधु एंड विधि अपने प्रीमियम का पैसा कुछ विड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है,
तो फोर्थ स्टेप नहीं होगा, डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप पे आते हैं। फिफ्थ स्टेप में गायत्री जो है न्यू पार्टनर, वो अपना कैपिटल का पैसा लेके आएगी। तो क्वेश्चन में ये रही उसकी इन्फॉर्मेशन, लिखा हुआ है कि गायत्री बॉट 4 लाख एज हर कैपिटल, ठीक है, एंड हर शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश। अब क्वेश्चन में प्रीमियम की अमाउंट नहीं दी हुई है, एंड जो कि नॉर्मली देते भी नहीं है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में दी थी, वो इजी था क्वेश्चन। नॉर्मली क्वेश्चंस में प्रीमियम की अमाउंट हमें हमेशा कैलकुलेट करनी होती है। एंड जो मैंने अभी इतने सारे स्टेप्स किए, पैसा आया, फिर मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि ये स्टेप्स करो, ओके, कभी भी नहीं लिखेंगे, कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, वो आपको खुद से ये स्टेप्स हमेशा करने हैं हर सम में। एडमिशन के हर सम में जो स्टेप्स हैं वो हर सम में होंगे, सेम स्टेप्स होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट्स चेंज होंगी, ओके। कोई बोलेगा नहीं आपको करने के लिए, पर आपको खुद से करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ आए, प्रीमियम का पैसा 4 लाख रुपीज़ आया, ओके। तो बैंक अकाउंट में मैं जाऊँगा, डेबिट साइड पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 लाख एंड पर्टिकुलर्स में मैं लिखूँगा टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट, ओके। यहाँ पे हुआ बैंक में हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में गायत्री के अकाउंट में गए, क्रेडिट साइड पे गए, 4 लाख रुपीज़ लिखा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीज़, ये इसके इफेक्ट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये सारी गुडविल की एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लायबिलिटी साइड पे सिर्फ एक ही रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब ये जनरल रिजर्व जो आपको दिया हुआ है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, जस्ट अभी हमने एडजस्टमेंट देखी, सारी जनरल रिजर्व की कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। तो ये एक रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड P&L रेशियो, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल द अकोमुलेटेड रिजर्व्स और accumulated losses are distributed among old partners in their old profit and loss ratio, ठीक है, old P&L रेशियो। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जनरल रिजर्व मैं यहाँ पे जाऊँगा, पार्टनर्स कैपिटल में मैं यहाँ पे लिखूँगा जनरल रिजर्व, रिजर्व चलो नीचे लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं कुछ सम्स में बार बार रिपीट करूँगा। बैलेंस शीट की जितनी भी अमाउंट्स हैं उसका एक ही इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे बैलेंस है मधु एंड विधि के कैपिटल का, वो मैंने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में मैंने क्रेडिट कर दिया। जनरल रिजर्व है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। तो बैंक का बैलेंस था जैसे 50,000, सिर्फ और सिर्फ मैंने बैंक अकाउंट में ये मैंने डेबिट कर दिया, और इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होता है। हर एक एडजस्टमेंट का ऑन द अदर एंड 2 इफेक्ट्स होते हैं, याद रखना। तो जनरल रिजर्व की जो अमाउंट थी वो थी 30,000, यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय जो इनका ओल्ड रेशियो था 2:5 था, या 2:3 था शायद, देख लेता हूँ। ओल्ड रेशियो 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर देते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 12,000 मिलेगा M को, एंड बाकी का 30,000 मतलब 18,000, फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 18,000 मिलेगा V को। बस इसका एक ही इफेक्ट होगा। और कोई रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में? लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व दिया हुआ था, एसेट साइड पे कोई और रिजर्व नहीं दिया हुआ है। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा इसके बाद वाला स्टेप होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट तो गुडविल की है, वो हो चुकी है। सेकंड एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग की। सबसे पहले तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर देता हूँ। जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स होती है ना, उनको मैं ऐसे टिक करते जाता हूँ टेक्स्ट बुक में। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 3 लाख, पहले वो लिख देते हैं, ठीक है। ये गए हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, एंड यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दी 3 लाख, ओके। अब ये बैलेंस शीट में मैंने लिखा है लायबिलिटी साइड क्रेडिट एंड एसेट साइड डेबिट। आप नहीं लिखना क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, किसी को बताने का नहीं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है
एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000, मतलब क्वेश्चन में जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको दी हुई है वो 26,000 रुपीज़ अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू मतलब कम लिखी हुई, तो अंडर वैल्यू लिखी हुई है मतलब अगर कम लिखी हुई है तो हम बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, क्वेश्चन में मैं लिखूंगा अंडर वैल्यू, आप एप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, एंड 26,000 रुपीज़ में यहाँ पे लिख दूंगा। आउटर कॉलम में आएगा 3,26,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये लोग कहना क्या चाहते थे इस पॉइंट से मैं वो भी बता देता हूँ। ये लोग इस पॉइंट से बोलना ये चाहते थे कि लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअल में वैल्यू है 3,26,000, पर हमने 3 लाख लिखी हुई है, मतलब 26,000 कम लिखी हुई है तो बढ़ा दी मैंने। अच्छा, अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान दो, दूसरा तरीका भी है इसका सोचने का। यहाँ पे एसेट मतलब डेबिट, डेबिट में प्लस किया आपने मतलब डेबिट किया, तो दूसरा इफेक्ट क्या करना बाकी है, क्रेडिट। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट। ये पहला तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका ये है कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई 26,000, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं, लॉस होता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं जैसे भी आप सोचो। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 26,000 रुपीज़, उसका दूसरा इफेक्ट ये मैंने कर दिया है, यहाँ पे प्लस कर दिया। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। तो सबसे पहले तो हम डेटर्स को टिक करेंगे। 3 लाख रुपीज़ के डेटर्स आपको दिए हुए हैं। अच्छा, एक डाउट होता है स्टूडेंट्स को, ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। एडमिशन, रिटायरमेंट, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर एंड 7th चैप्टर, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को ये बहुत डाउट होता है कि सर डेटर्स की 3 अमाउंट दी हुई है, ये तो प्रोविजन की है पर डेटर्स की मेनली 2 अमाउंट है, अंदर दी हुई है 3 लाख और बाहर दी हुई है 2,90,000, तो हमारे काम की कौन सी। ओके, ये में 4th, 5th, 6th, 7th सब चैप्टर्स का डाउट होता है, मैं एक बार में क्लियर कर देता हूँ। हमको हमेशा डेटर्स की जो अंदर वाली वैल्यू है, ये 3 लाख वाली वैल्यू है वो चाहिए, ये बाहर वाली जो 2,90,000 वैल्यू है ये कोई काम की नहीं है, इसको कट कर दो, ठीक है। तो सिर्फ 3 लाख रुपीज़ वाली वैल्यू चाहिए, बाहर वाली नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख। ओके, अब क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलो या बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला ए वाला बैड डेट रिजर्व बोलो 5%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स में, यहाँ पे लिखूंगा लेस। अब यहाँ पे है ना कुछ अमाउंट्स, कौन सी अमाउंट्स आपके टोटल प्लस माइनस हो सकती है, मैं एक साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। कभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज करो अगर लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स सॉरी, तो वो यहाँ पे प्लस करेंगे। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने मिस्टेक से सेल्स रिकॉर्ड कर दी, तो वो यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कोई भी अमाउंट प्लस माइनस वाली होती है वो पहले प्लस माइनस करते हैं, कभी भी कोई भी परसेंटेज वाली एडजस्टमेंट डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना। डेटर्स में हमेशा सबसे पहले देखो कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली एंट्री है या मिस्टेकन सेल्स वाली एंट्री है। अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो प्लस करो, मिस्टेक सेल्स रिकॉर्ड की हुई है तो माइनस करो, ठीक है। उसके बाद अगर बैड डेट्स दिए हुए हो, बैड डेट्स की अमाउंट दी हुई हो तो वो माइनस करो। अगर क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में तो वो माइनस करो, एंड उसके बाद बैड डेट रिजर्व आता है, ठीक है। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट जो अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट वाला, वो उसके बाद उसका परसेंटेज निकालो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है, डेटर्स में इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं आती हैं। और भी एडजस्टमेंट्स इसमें आ सकती हैं, जैसे कभी कभी इसमें बोलते हैं कि कोई डेटर था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, पर वो अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड मिस्टेकन सेल्स जैसे ही होता है, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट, इन शॉर्ट अगर कोई भी एडजस्टमेंट आपको दी हुई है बैड डेट रिजर्व की, उसको सॉल्व करने से पहले देख लो कि डेटर्स की कोई और एडजस्टमेंट है, पहले उसको सॉल्व करो फिर परसेंटेज वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करो, ठीक है। फिलहाल तो इस सब में नहीं दी हुई है, ओके। तो मैं सिर्फ एडजस्टमेंट बैड डेट रिजर्व वाली सॉल्व कर देता हूँ। तो बैड डेट रिजर्व का परसेंटेज दिया हुआ है 5%, तो 3 लाख का 5% कैसे निकालेंगे, मुंह पे फटाफट बताता हूँ। 3 लाख का 10% होता है 30,000, एक जीरो हटा दो, तो 30,000 है 10%, तो उसका आधा कर दो 15,000, वो कितना परसेंटेज होगा, 5%, ठीक है। तो यहाँ पे बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला 15,000 माइनस करेंगे, तो 3 लाख में से 15,000 माइनस कर देंगे तो बाकी 2,85,000 बचेगा। अच्छा, आप कभी भी, ये मैंने कल भी बताया था,
बैड डेट रिजर्व वाली जो भी एडजस्टमेंट होती है, जब भी आती है, मैं हमेशा एक टार्ट फॉर्मेट बनाता हूँ, ठीक है। 2BD, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2BD, मैं लिखूंगा एड BD, मैं लिखूंगा यहाँ पे एड BDR, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस BDR। ये टार्ट फॉर्मेट है, आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T, चलो अंदर ही लिख देते हैं, बाहर छोटा लिखा हुआ है पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T, ठीक है। टार्ट फॉर्मेट। अब इसमें बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, मतलब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं लिखेंगे। बैड डेट्स एडजस्टमेंट में भी नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं लिखेंगे। बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट में जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया 15,000, एंड क्वेश्चन में टी मतलब क्वेश्चन, ओके, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं पर एडमिशन में क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन में कितना बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, ये रहा 10,000 रुपीज़ आपको दिया हुआ है, तो वो 10,000 रुपीज़ मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10,000, 15,000 में से 10,000 माइनस होगा तो बाकी आउटर कॉलम में आएगा 5,000, ठीक है। ये 15,000 मैंने एडजस्टमेंट वाला यहाँ से माइनस किया, उसका दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने डेबिट किया। एंड ऑब्वियसली बैलेंस शीट की हर एक अमाउंट का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, तो ये 10,000 का सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे माइनस करेंगे टार्ट फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं, ये भी एडजस्टमेंट हमारी सॉल्व हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन कंपेंसेशन का लिखा हुआ है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन WACF। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी WACF की वैल्यू नहीं दी हुई है, एंड उसका क्लेम आ चुका है 6,000 रुपीज़ का, ठीक है। मतलब किसी वर्कर को हार्ट अटैक आ गया, किसी वर्कर का मशीन में हाथ आ गया, ओके, कुछ भी होगा किसी भी वर्कर को काम करने के टाइम पे, तो उसका ऑब्वियसली हमें खर्चा पे करना पड़ेगा, तो उसका क्लेम आया है एक। तो यहाँ पे ऊपर से कुछ लाइंस छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो क्वेश्चन में 0 रुपीज़ दिया हुआ है, एंड अभी उसका क्लेम आया तो मैं यहाँ पे क्लेम ऐड करूँगा। क्लेम है 6,000 रुपीज़ का, वो आउटर कॉलम में भी जाएगा। अब ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अमाउंट 0 रुपीज़ थी, पर अभी हमें अपनी जेब से 6,000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। क्लेम आ चुका है क्योंकि, तो ये हमारा एक टाइप का लॉस है। लॉस हमेशा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट 6,000, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ओके। ये इसके दो इफेक्ट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, मतलब अभी हम अनटिक आइटम, सबसे फेवरेट स्टेप स्टूडेंट्स का, सिर्फ देख करके लिखना है। तो लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ एक ही अमाउंट है, बिल्स पेएबल 1,50,000, वो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस शीट में 1,50,000 बिल्स पेएबल। सिर्फ देख करके लिखने के मार्क्स मिलेंगे, कॉपी करने पेएबल 1,50,000। एसेट साइड पे मशीन दी हुई है 2,80,000 एंड स्टॉक दिया हुआ है 80, 2,80,000 एंड 80, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,80,000 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80। 2,80,000 की आपको मशीन दी हुई है एंड 80 की आपको दिया हुआ है स्टॉक, वो भी मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद स्टॉक, मशीन एंड और कोई अमाउंट एक्स्ट्रा वाली नहीं दी हुई, तो हमने अनटिक आइटम्स भी लिख दी। अनटिक आइटम्स लिखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं टैली करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड का टोटल है 26,000, बड़ा है तो वो भी मैं डेबिट साइड पे भी लिखूंगा, एंड फिर 26,000 में से ये 5,000 एंड 6,000 माइनस कर देंगे तो 15,000 इसका आंसर आएगा। इक्वल्स टू लगाना मैं भूल गया, 15,000, ठीक है। अभी 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा ए नहीं है, एम, मधु एंड विधि, ठीक है, 15,000। हाँ, अब इसमें ये जो प्रॉफिट होता है ये भी हमेशा ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 15,000 प्रॉफिट जो है वो मधु एंड विधि का है। गायत्री के आने से पहले का रीवैल्यूएशन जो भी हुआ
उसका ये प्रॉफिट है। तो इसमें गायत्री को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि गायत्री तो अभी कल की आई है सिर्फ, उसको हमको इस 15,000 में से कुछ नहीं देना, ठीक है। तो ये 15,000 के दो पार्ट्स होंगे, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 6,000 मिलेगा एम को, एंड बाकी जो बच गया 9,000 वो मिलेगा वी को, ठीक है। उसकी भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ, 3/5 9,000। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल में हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। एंड ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखना ज़रूरी है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, एंड यहाँ पे 6,000 एंड 9,000, ओके। अब पार्टनर्स कैपिटल का टोटल तो 4 लाख रुपीज़। जी का तो बहुत इजी है, 4 लाख क्रेडिट साइड पे भी, 4 लाख डेबिट साइड पे भी, एंड बैलेंस में भी 4 लाख। दिखा क्यों नहीं रहा है, बड़ा करना पड़ेगा कॉलम, 4 लाख, ओके। वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 4 लाख, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस सी एफ, कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन, जो आपको समझ में आए। दूसरे पार्टनर्स का भी टोटल कर लेते हैं। अब ये टोटल आपको, क्योंकि आप सीबीएसई में हो तो कैलसी अलाउड नहीं है, मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसका टोटल आ रहा है 5,98,। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 5,98,। ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल है, इसका भी नहीं दिखा रहा है, कॉलम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 4,17,000 वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 4,17,000, एंड सेम यहाँ पे भी लिख देते हैं 5,98,000 एंड 4,17,000, ओके। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हुए डेबिट, तो बैलेंस शीट में होंगे क्रेडिट, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पार्टनर्स कैपिटल, मधु, विधि, गायत्री, 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। इसका टोटल बाहर कर देते हैं यहाँ पे 5,98,000 प्लस 4,17,000 प्लस 4 लाख। इसका टोटल आ रहा है 14,15,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये बैंक अकाउंट टैली करना बाकी है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में 5 लाख एंड 1,52,000, 2 एंड 4 6, तो बैंक का डेबिट साइड का टोटल है 6 लाख, क्रेडिट साइड का भी टोटल है 6 लाख, एंड बैलेंस भी है 6 लाख, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस सी एफ। अब ये यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, डेबिट, मतलब एसेट साइड पे आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक, ठीक है। इसको टैली नहीं करना भूल जाना, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी 6 लाख, ठीक है। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं। मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। बैलेंस शीट का एसेट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 15,71,000। क्रेडिट साइड का भी टोटल देख लेते हैं, एग्जैक्टली 15,71,000, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, मैंने चेक कर ली, 15,71,000 मतलब परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61, ये वर्किंग नोट्स पॉज करके लिखते जाना प्लीज। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है आधे पेज का, उसके बाद उसके नीचे पॉज करके लिखते जाना प्लीज। आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद आपको दूसरे पेज पे 5 या 6 लाइन का बैंक अकाउंट बनाना होता है। इसमें आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है। फिर आपको उसके नीचे बैंक अकाउंट के नीचे बनानी होती है बैलेंस शीट, ठीक है। पॉज करके लिखते जाओ सब। एंड लास्ट में वर्किंग नोट्स में गुडविल अकाउंट, कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोलते हैं पर बनाना, अच्छा आगे जाके फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 हो गया, ठीक है।